हम्म। आप आंकड़े आप आंकड़े छिपा के या आंकड़े ना बता के चीजों को सेट असाइड नहीं कर सकते। ये हम्म। कुछ ऐसी संवैधानिक बाध्यताएं हैं जिनको आपका पालन करना ही चाहिए। मैं तो उन लोगों में से हूँ जिसमें मैंने आरटीआई में ये पूछा कि ये आंकड़े अभी तक क्यों उजागर नहीं हुए हैं, और मेरे पास उनका जवाब है कि कंपाइल किए जा रहे हैं, कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो डेटा हर साल उजागर होने चाहिए वो कंपाइल और कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसका आंसर है उनके पास। हम्म। इस देश में वैसे अगर जनगणना 2020-21 में शुरू होनी थी, 25 में भी नहीं शुरू हो पाई और वो जून तक फिर टल गई है। बहुत सारे ऐसे सर्वेक्षण हैं जो अब किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए, और दुगनी कौन से सन से होनी चाहिए, क्योंकि किसानों की आमदनी का आखिरी डेटा 2012 का है, उसके बाद से कोई डेटा नहीं है। तो जो 2012 में थी उससे भी ज्यादा, उससे दुगनी हो जानी चाहिए। तो क्यों नहीं किसानों की आमदनी का नया सर्वे होना चाहिए था? क्यों 2012 ही आखिरी बेंचमार्क है हमारे पास? बहुत सारे बहुत हम लोग हम लोगों को एक कलेक्टिवली ये मानना हो गया कि हम लोगों ने अपने बारे में, अपने देश के बारे में जानना बंद कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर बड़ी दिलचस्प है क्योंकि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार की एंट्री हो गई है उस वाले पटल पर जहां पर अब सबकी नजरें उन पर रहने वाली हैं। क्योंकि इससे पहले जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे पिछले खास तौर से 10 सालों में, लोग यही सोच रहे हैं कि भाई क्या कुछ बदलेगा या फिर वही लकीर की फकीर चलती रहेगी मामले। क्योंकि यहाँ पर तस्वीर यह है कि जब संजीव खन्ना की कोर्ट में सीईसी का मामला गया, उनकी नियुक्ति का मामला गया, तो उन्होंने भी कोई खास तवज्जो नहीं दी है। इसमें कुछ होने वाला नहीं है, एज इट इज चलेगा ये। अब क्या वाकई में ऐसी तस्वीर देखने की आपको आदत डाल लेनी चाहिए, या फिर इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम जो कि वोटिंग के दौरान होता है उस पर कड़ी नजर रखनी होगी? क्या इसके अंदर रास्ते निकल के आएंगे विपक्ष के लिए? क्योंकि विपक्ष सीसी को लेकर के काफी कड़ा था। राहुल गांधी ने जिस तरह से ये कह भी दिया था कांग्रेस ने कि भाई आप कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, लेकिन कोर्ट तो होली के बाद की डेट देकर बैठा है, उसे ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहा है। तो जिसके बनस्पत मतलब कांग्रेस जो है पूरी तरह से इस मैटर को 48 घंटे इंतजार करने के लिए कह रही थी। किस आधार पर कह रही थी? क्या उनको नहीं मालूम है कि बहुत सारी तस्वीर कोर्ट में जाकर काफी हद तक बदल रही है? क्या संजीव खन्ना भी इसी तरह से ठंडे बस्तों में डाल देंगे इतने खास मैटर को? क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ जब मुख्य न्यायाधीश थे तो उस वक्त में ईवीएम के कई मैटर आए थे कोर्ट में, और उन्होंने कहा था ये याचिकाओं का मतलब एक ट्रेंड सही चल गया है, इस तरह की बातें वो कह रहे थे। और कुछ खास इंपॉर्टेंट इशू पर उसे सुना नहीं गया, अब जाकर कुछ ईवीएम पर सुनवाई भी होने लगी। आइए हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी है, उन्हीं के साथ इस पूरे मामले को समझेंगे। क्योंकि मुकेश जी ने ये बात हमें समझाई थी, बताई थी उनके मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले ज्ञानेश कुमार के कि वही बनेंगे, और उनके बारे में बताया था आपने कि भाई उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है और अमित शाह के करीबी हैं। ये सच और ये तस्वीर सामने निकल के आपकी ही जानकारी के बाद आई। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या ज्ञानेश कुमार वाकई में मतलब क्योंकि एक तो चाणक्य ही कहे जा रहे हैं, अब चाणक्य के हाथ में भी कुछ इक्के होते हैं, तो हाँ, ये बिल्कुल। चाणक्य के हाथ का ही एक इक्का बनकर रह जाने वाले क्या है तस्वीर? मैं दो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जी प्लीज। पहला तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि मीडिया ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का नहीं होना चाहिए। वहां हम्म। पर बहुत बारीकी से इशू सुने, देखे और लिस्ट किए जाते हैं, और चंद्रचूड़ ये कर देते या जस्टिस खन्ना वो कर देते। मुझे लगता है हम्म। कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीफ जस्टिस आएगा या कोई भी जस्टिस आएंगे, मुकदमों का और मामलों का फैसला बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अपने उदात्त मानदंड है उनके आधार पर ही होगा। ये मेरा पुख्ता यकीन है। तो इसमें न बिल्कुल, आपका चंद्रचूड़ पुख्ता की कोई यकीन, उम्मीद भूमिका है। करते हैं कि इस देश की करोड़ों जनता का भी यकीन हो, लेकिन तस्वीरें उतनी भी पाक साफ नहीं है, इसीलिए सवाल उठते हैं। जी। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मेरा मेरा जी। मानना यह है कि मेरा सुप्रीम कोर्ट में एक अगाध आस्था है, इस देश के संविधान में, उसके सुप्रीम कोर्ट में, उसके जजेस जी। में। और अगर मैं जिस दिन उसको इसके विपरीत मानना शुरू करूंगा, उस दिन फिर बहस खत्म हो जाएगी। फिर तो मेरा आस्था ही खत्म हो जाएगी पूरे लोकतंत्र से। और तो मैं उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। ईवीएम पर अभी तक सैकड़ों मामले आ चुके हैं, और हर कोर्ट के स्तर पर
उनको रिजेक्ट किया जाता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा या अन्य कोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा तो इश्यू खत्म हो जाएगा, नहीं। ये ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल इश्यू है और उसको पॉलिटिकली अगर पॉलिटिकल पार्टीज को फाइट करने की क्षमता नहीं बची है, वो उनके पास मंच नहीं बचे हैं, उनके पास संग्राम के जो क्षेत्र होते हैं, रण क्षेत्र होते हैं, वो असली वो है कि अगर आपको किसी संस्था के बारे में, किसी इश्यू के बारे में अपनी राय अगर कहीं नहीं चल पा रही है, तो एक आंदोलन का हथियार है आपके पास। आप उसको करिए और लोगों को समझाइए कि हाँ, ये कुछ हमारे साथ अन्याय हो रहा है और अक्सर होता ही है। आपने अरब स्प्रिंग देखी ही होगी, जहाँ लोग पूरे तंत्र से असंतुष्ट थे और पूरे अरब में क्रांति हुई। क्रांतियों के लिए ही पॉलिटिकल पार्टी बनी है। अगर आपको वो नहीं करनी आती है तो आप दूसरों पर निर्भर रहिए और उनके फैसलों को मानिए। मेरा दूसरा डिस्क्लेमर ज्ञानेश जी के बारे में है और जी। मैं बहुत अनफिट पर्सन हूँ उनके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि मैं उनको कम से कम अ, अब आज की डेट में मैं 2004 से लेके आज 25 हो गया, मैं 21 साल से उनको जानता हूँ। तो मुझे उनके बारे में बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं, मुझे अच्छी अ, दोस्तियाँ हैं कि मैं बहुत अनफिट पर्सन हूँ उनके बारे में कोई भी क्रिटिकल समीक्षा करने के लिए। मैं उनको तब से जानता हूँ, वो जेएस शिपयार्ड हुआ करते थे डिफेंस मिनिस्ट्री में और जी, हम लोगों ने ज़रूर। लेकिन तब इतनी भी आप पत्रकार थे, आज भी आप पत्रकार हैं, इसलिए आपसे बेहतर हो भी नहीं सकता कोई। जी। मैं फिर भी एक नरम कोना एक आदमी के साथ 2 दशक तक जीते हुए जो हो सकता है, वो तो क्या है। ज्ञानेश कुमार इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अपना काम उस तरह से निर्वहन कर पाएँगे, जिस तरह से जनता उम्मीद कर रही है, उस सवालों में नहीं घिरेंगे क्या? प्रधानमंत्री ने, गृहमंत्री ने और प्रतिपक्ष के नेता ने अपने असहमति के नोट के ज़रिए ज्ञानेश जी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया है। तो मैं कौन होता हूँ उनकी योग्यता पर सवाल उठाने वाला? वो अपनी योग्यता को डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद देखिए, बहुत होम सारे मिनिस्ट्री में पॉइंटर्स ऐसे रहे हैं पिछले कुछ वक़्त में पर्चियों मतलब वोट लिस्ट में बहुत सारे लोगों का बढ़ जाना, जो विपक्ष ने तमाम तरह की बातें बताई कि एक-एक घर में कई-कई 24-24 और 100-100 तक वोट बढ़ गए और लोगों का नाम लिस्ट से गायब हो जाना, ईवीएम पर कई तरह के सवाल खड़े होना, फिर डाटा जो है जब 9 से जैसे हरियाणा चुनाव में हुआ 9 बजे से 11 बजे के बीच तक वेबसाइट पर कुछ अपलोड ही नहीं हुआ रिजल्ट, उसके बाद अचानक होता है, उससे पहले तस्वीर कुछ थी, अचानक बाद में कुछ और हो गई। इस तरह ये तमाम सरकारें जो हैं फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, मतलब विपक्ष जो है अपने मामलों को लेकर। तमाम तरह की चीज़ें ऐसी देखने में आई है। क्या आपको लगता है कि ज्ञानेश कुमार इज़ इनफ इंटेलिजेंट टू हैंडल सच सिचुएशन? मैं विनीता मैं कहता हूँ कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन और इस केस में बहुत ज़रूरी है कि निर्वाचन आयोग अपने आचरण, व्यवहार, अपने कर्मों और अपने बयानों में इतना स्पष्ट रहे कि भारत के लोगों को देश के चुनाव पर आस्था कभी ना उठने पाए। क्योंकि 140 करोड़ लोग किसी सरकार को चुनते हैं, वो राज्यों के स्तर पर हो, पंचायत हो या केंद्र का हो। जिस दिन भारत के लोगों का आस्था इससे दरक गई, तब वो बहुत खतरनाक होगा और वो मेरे लिए, आपके लिए खतरनाक नहीं होगा। वो इन्हीं सत्ताधारियों के लिए खतरनाक होगा, जो भारत के लोगों के सेंटिमेंट के आधार पर, उनके जनमत के आधार पर सत्ता में आते हैं। इस इस पूरी न्याय प्रक्रिया, इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया की और आपको निष्पक्षता लग रहा है कि ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, इंटैक्ट चल रही है? अभी सवालों तक के दरकी घेरे नहीं है? अभी तक दरकी नहीं है? सवाल इतने सारे खड़े हो रहे हैं कि सस्पिशन पैदा होने लगे हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम पर सवाल मत उठाया करो, नहीं तो इससे आप हम पर संदेह पैदा होता है। और दूसरे लोग जो सवाल उठाते हैं, क्या कहते हैं, आप संदेहास्पद है इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। क्या ज्ञानेश जी ऐसे को भी शायरी पसंद है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। मैंने जितने भी उनसे सरोकार हुए हैं, उनमें मैंने कभी शायरी की बात बात उनसे नहीं सुनी है। मुझे अच्छा लगेगा अगर ज्ञानेश कुमार उतने ही प्रोफेशनली चीज़ों को निर्वाचन आयोग में भी हैंडल करें, जैसा कि वो होम मिनिस्ट्री में करते रहे थे।
आपको पता होगा 5 अगस्त को 2019 को जब ये संसद में मामला आया और हमारे आर्टिकल 370 को हटाया गया, उससे एक दिन पहले तक किसी को कोई आभास तक नहीं था कि कोई ऐसा बिल आ सकता है। और इस पूरे इशू को एज ए स्पेशल सेक्रेटरी कश्मीर ज्ञानेश कुमार हैंडल कर रहे थे। और उससे पहले भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन दोस्तों तक के बीच में उन्होंने ये बीच में आने नहीं दिया था कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसको प्रोफेशनल हैंडलिंग कह सकते हैं। उनको होम मिनिस्टर का बहुत बड़ा वरद हस्त रहा है। वो अमित शाह के बहुत कदमों से कदम मिलाकर अपने कॉरिडोर में चलते रहे हैं। जब अमित शाह सहकारिता सचिव बने तो उनके भी सेक्रेटरी वही थे। बीच में पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी ज्ञानेश कुमार देख रहे थे। तो ज्ञानेश जी ने अपने आप को प्रूव किया है एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट के नाते। सेम प्रोफेशनलिज्म अगर वो इलेक्शन कमीशन में भी दिखाते हैं। अब आप कहेंगे कि वो अमित शाह के करीबी हैं, लेकिन किसी के तो करीबी होगा ही भाई। सत्ता में अगर आप सेक्रेटरी रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस वाले सत्ता में थे उस समय। इंसिनुएशन पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो एक बहुत 100% वफादार ब्यूरोक्रेट के रूप में काम करते रहे। और कोई किस्से आप बता सकते हैं उनके, जिसमें उन्होंने अपने बॉसेस के साथ हेड टू हेड लिया हो और किसी अच्छे नियम और कायदे का फेवर किया हो, क्योंकि आप 21 साल से उन्हें जानते हैं। राम जन्मभूमि न्यास जो निर्माण की भूमिका रही है, इस सरकार की सबसे बड़ा कदम वही था। और ज्ञानेश कुमार का नाम उससे जुड़ा रहा है। इससे आगे आप क्या जा सकते हैं। हम दूसरे भी जो विवेक जोशी नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, वो कभी महापंजीयक रजिस्ट्रार थे जो जनगणना का इशू देखता है। जनगणना वाले इशू में आपको मैं बता दूं कि पिछले 2020 से अभी तक, जब से कोरोना काल के डेटा है वो अभी तक सामने नहीं आया। मैं कई बार इसका जिक्र करता रहा हूं कि सरकारों पर क्यों जोर नहीं चलना चाहिए। बहुत लंबी अवधि तक वो डेटा अभी तक सामने नहीं है। उनके बाद भी नए बन चुके हैं, वो अभी भी ठंडे बस्ते में हैं। विवेक जोशी वहां पर उसको संभालते रहे थे और उन डेटा को बहुत अच्छे से संरक्षित करके उन्होंने रखा। वो भी एक तरह से क्या रिलीज किया उन्होंने उसे? नहीं, अभी तक नहीं किया है और अभी तक सरकार के पास ही है। और वो भी क्यों? होम मिनिस्ट्री के ये जनरली अंतर्गत क्या ही साइकिल होती है डाटा रिलीज करने की, जो विवेक जोशी जी ने हर साल अभी तक होनी नहीं चाहिए। किया? तो हर क्यों नहीं साल किया होनी उन्होंने? चाहिए। मई 2022 के बाद से मई 2023, मई 2024 और अब मई 2025 आने वाला है। ये लगातार लेग है जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मेडिकली सर्टिफाइड डेथ के आंकड़े, ठीक जब कोरोना की पहली लहर आई थी उससे पहले तक के हैं। उसके बाद एक भी डेटा सामने नहीं आया है। उसको विवेक जोशी ने प्रिजाइड ओवर किया एज ए जनगणना पंजीयक, महापंजीयक, और उन सबको अपने पास रखा। वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। तो वो भी एक अच्छे और कद्दावर ऐसे ब्यूरोक्रेट साबित हुए हैं जो अमित शाह की निगरानी में काम कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कोरोना के, मतलब वक्त ही गुजर जाएगा उसको, मतलब वो रद्दी हो जाएगा शायद एक वक्त में जाके, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसी परिस्थिति सामने आ जाएगी। कि आपको नहीं लगता है कि उनको इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो आप बता रहे हैं ये लोगों के साथ साझा करनी चाहिए ये, क्यों नहीं क्योंकि करनी अभी चाहिए? आप आंकड़े छिपा के या आंकड़े ना बता के चीजों को सेट असाइड नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसी संवैधानिक बाध्यताएं हैं जिनको आपका पालन करना ही चाहिए। मैं तो उन लोगों में से हूं जिसमें मैंने आरटीआई में ये पूछा कि ये आंकड़े अभी तक क्यों उजागर नहीं हुए हैं, और मेरे पास उनका जवाब है कि कंपाइल किए जा रहे हैं, कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो डेटा हर साल उजागर होने चाहिए वो कंपाइल और कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसका आंसर है उनके पास। इस देश में वैसे अगर जनगणना 2020-21 में शुरू होनी थी, 25 में भी नहीं शुरू हो पाई और वो जून तक फिर टल गई है। बहुत सारे ऐसे सर्वेक्षण हैं जो अब किसानों की आमदनी
दुगनी होनी चाहिए, और दुगनी कौन से सन से होनी चाहिए, क्योंकि किसानों की आमदनी का आखिरी डेटा 2012 का है, उसके बाद से कोई डेटा नहीं है। तो जो 2012 में थी उससे भी ज्यादा, उससे दुगनी हो जानी चाहिए। तो क्यों नहीं किसानों की आमदनी का नया सर्वे होना चाहिए था? क्यों 2012 ही आखिरी बेंचमार्क है हमारे पास? बहुत सारे बहुत हम लोगों को एक कलेक्टिवली ये मानना हो गया कि हम लोगों ने अपने बारे में, अपने देश के बारे में जानना बंद कर दिया है। हम्म 2000 आज की डेट में हम लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 1976 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। तब से पूरी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का चरित्र, चेहरा, संख्या सब बदल चुका है। आज की डेट में कम से कम 130 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जो 20 लाख मतदाताओं से पार हो चुकी हैं, जबकि हमने सोचा था कि 10 लाख मतदाता पर एक जनप्रतिनिधि होगा। ये सारा शेकअप क्यों नहीं होगा? हम लोग क्यों अभी भी पुराने पीढ़ी के उस काल में जी रहे हैं? और अब आपको मैं बताऊं कि चूंकि इशू ज्ञानेश कुमार से लेके इतना लंबा नहीं जाना चाहिए। क्यों, कैसे आप तय करेंगे 2029 में कि महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होनी चाहिए? हमने उनको रिजर्वेशन तो दे दिया, परिसीमन कैसे होगा 2026 में, जब हमारे पास जनसंख्या के आंकड़े ही उपलब्ध नहीं होंगे? जो कि हमने फ्रीज लगा रखा है 2026 तक की सीटों की संख्या नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन 26 के बाद तो बदलेगी। वो किस आधार पे बदलेगी? हमारे पास न जनसंख्या के डाटा है, न कोविड की मरे हुए के डाटा है हमारे पास, न हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डाटा हमारे पास है। किस दिशा में हम जाना चाहते हैं? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपने बताई हैं। अच्छी बात यह है कि आपने दोनों अधिकारियों के बारे में अच्छा बताकर सच भी बताया है, इस देश के लिए जो जरूरी है जानना। इसीलिए आप कितने लंबे अनुभव के साथ में, कम से कम आज इस वीडियो के सहारे लोग ये जान पाएंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी जो हैं वो किस तर्ज पर काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।